आज के लेक्चर में हम सेकंड चैप्टर रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स के आखिरी कुछ टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। टिप ऑफ द डे, क्या आप जानते हैं कि अरेबिक नंबर्स यानी 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन किसने इन्वेंट किए थे? अल-ख्वारिज़मी ने अरेबिक नंबर्स मुतारिफ़ करवाए थे, जिससे हमारा मैथमेटिक्स बहुत आसान बन गया। इससे पहले रोमन नंबर्स इस्तेमाल होते थे और उसमें कोई ज़ीरो नंबर नहीं था, तो पहली बार अल-ख्वारिज़मी ने ज़ीरो नंबर मुतारिफ़ करवाया। ऑब्जेक्टिव्स: आज के लेक्चर में हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स और उनकी एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे और फिर कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स और इंडिसेस। बेस एंड एक्सपोनेंट्स। सपोज कीजिए कि हमें एक वैल्यू a की पावर n दी गई है। a को हम बेस कहेंगे जबकि n को एक्सपोनेंट कहा जाता है। अब हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को डिस्कस करते हैं। इस लॉ के मुताबिक अगर दो सेम वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हों तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। इस लॉ के मुताबिक अगर किसी वैल्यू की पावर पर होल पावर मौजूद हो तो वो दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। इस लॉ के मुताबिक अगर दो डिफरेंट वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हों तो हम उन्हें इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी a पर n पावर को अलहदा लिखा जाएगा जबकि b पर n पावर को अलहदा लिखा जाएगा। इस लॉ के मुताबिक अगर दो वैल्यूज आपस में डिवाइड हो रही हों तो हम उन्हें इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी a पर n पावर को अलहदा लिखा जाएगा, इसके बाद ओवर का साइन आएगा और b पर n पावर को अलहदा लिखा जाएगा। इस लॉ के मुताबिक अगर दो सेम वैल्यूज आपस में डिवाइड हो रही हों तो उनकी पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। इस लॉ के मुताबिक अगर किसी वैल्यू पर 0 पावर मौजूद हो तो उसका मतलब होता है 1। इस लॉ के मुताबिक अगर किसी वैल्यू पर नेगेटिव पावर मौजूद हो और हम उस वैल्यू का रेसिप्रोकल ले लें तो वो नेगेटिव पावर पॉजिटिव पावर में चेंज हो जाती है। अब इसकी एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ते हैं। एप्लीकेशन ऑफ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। इसके लिए हम एग्जाम्पल 1 कंसिडर करते हैं जिसमें हमें ये एक क्वेश्चन दिया गया है। सबसे पहले हम x की वैल्यूज को आपस में ऐड करेंगे। जैसा कि हमने पढ़ा था कि अगर दो सेम वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। इसके बाद y की वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स में हमने ये भी बात पढ़ी थी कि अगर दो सेम वैल्यूज आपस में डिवाइड हो रही हो तो उनकी वैल्यूज सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। इसके बाद ओवर का साइन आएगा जबकि x की वैल्यूज को आपस में ऐड कर दिया जाएगा, जिससे हमें इस क्वेश्चन का ये आंसर हासिल हो जाएगा। अब हम एग्जाम्पल 2 कंसिडर करते हैं जिसमें हमें ये एक क्वेश्चन दिया गया है। सबसे पहले हम a की वैल्यूज को आपस में ऐड करेंगे जबकि b की वैल्यू 0 का मतलब 1 होता है, जिससे हमें ये स्टेप हासिल होगा। इस स्टेप को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें ये वैल्यूज हासिल हो जाएंगी। जैसा कि हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में ये भी बात पढ़ी थी कि अगर किसी वैल्यू की पावर नेगेटिव हो और उसका रेसिप्रोकल ले लिया जाए तो वो पावर पॉजिटिव में चेंज हो जाती है। इस स्टेप को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें इस क्वेश्चन का ये आंसर हासिल हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अब इन कॉन्सेप्ट्स को यूज करते हुए हम एक्सरसाइज के कुछ सवाल हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को इस्तेमाल करते हुए दिए गए सवालों को सिंप्लीफाई करें। दिए गए सवाल को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। दी गई पावर्स को पॉजिटिव करने के लिए इनकी जगह चेंज करेंगे। याद रहे कि पावर नेगेटिव अगर ओवर के ऊपर है तो नीचे जाने से पॉजिटिव हो जाती है और अगर नीचे है तो ऊपर जाने से पॉजिटिव हो जाती है। 242, 32 और 196 का अलग अलग एलसीएम लेंगे और इन्हें फैक्टर्स की फॉर्म में लिखेंगे। सेम पावर एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगी। बाहर दी गई पावर्स को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे जिससे ये इक्वेशन हासिल होगी। 3 की पावर 5 2 डिवाइडेड बाई 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी और 10 डिवाइडेड बाई 3 आएगा। 10 को 9 और 1 में डिवाइड कर लेंगे। 9 और 3 की कटिंग हो जाएगी और 1 डिवाइडेड बाई 3 वैसे ही आ जाएगा। 3 का क्यूब लेंगे और 3 की पावर 1 डिवाइडेड बाई 3 को रेडिकल फॉर्म में लिखेंगे जिससे हमें रिक्वायर्ड आंसर हासिल हो जाएगा। अब सेकंड पार्ट हल करते हैं। सेकंड पार्ट में 2 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे। x और y की पावर्स जमा हो जाएंगी जिससे ये वैल्यू आएगी। y की वैल्यू नेगेटिव है
इसे पॉजिटिव करने के लिए y को ओवर के नीचे ले जाएंगे और माइनस शुरू में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, साबित करें कि ये 1 के बराबर है। हम लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करेंगे। जब दो वैल्यूज आपस में डिवाइड हो रही हों तो उनकी पावर्स माइनस होती हैं। अब यहाँ एक आइडेंटिटी इस्तेमाल करेंगे। ब्रैकेट ओपन a माइनस बी ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट ओपन a प्लस बी ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। इसको इस्तेमाल करने से ये इक्वेशन हासिल होगी। ये सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी पावर्स जमा हो जाएंगी। इनकी कटिंग करने से 0 आएगा और x की पावर 0 बराबर है 1 के, जो कि हमें साबित करना था। इसी तरह आप बाकी सवाल हल करें। हम मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। उम्मीद है आपने सब सवाल हल कर लिए होंगे। अब हम इससे अगला टॉपिक समझते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। क्या आप जानते हैं कि स्विस मैथमेटिशियन लियोनार्ड यूलर वो पहले इंसान थे जिन्होंने √-1 के लिए आयोटा का सिंबल इस्तेमाल किया। इस तरह के नंबर्स को प्योर इमेजिनरी नंबर्स कहते हैं। अब कॉम्प्लेक्स नंबर्स की डेफिनेशन को समझते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट स्विस मैथमेटिशियन लियोनार्ड ऑयलर ने दिया था। अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर की सबसे पहले डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। वो नंबर्स जो कि रियल और इमेजिनरी फॉर्म में यानी a प्लस बी एयोटा की फॉर्म में लिखे जा सकते हो उनको कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहा जाता है। a और b रियल नंबर्स कहलाते हैं जबकि एयोटा की वैल्यू -1 होती है। कॉम्प्लेक्स नंबर को z से डिनोट किया जाता है जबकि इस सेट को मैथमेटिकली इस तरह लिखा जाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स की दो ब्रांचेस होती हैं, रियल नंबर्स, प्योर इमेजिनरी नंबर्स। रियल नंबर की फर्दर दो ब्रांचेस होती हैं, रैशनल नंबर, इररेशनल नंबर। रैशनल नंबर की एक ब्रांच है जिसको इंटीजर कहा जाता है। इंटीजर की फर्दर दो ब्रांचेस होती हैं, होल नंबर्स, नेगेटिव न्यूट्रल नंबर्स। होल नंबर की दो ब्रांचेस होती हैं, न्यूट्रल नंबर्स, जीरो नंबर्स। अब हम इंटीग्रल पावर ऑफ एयोटा को डिस्कस करते हैं। एयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। एयोटा क्यूब में हम एयोटा स्क्वायर और एयोटा को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। एयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होने से हमें इसका आंसर माइनस एयोटा हासिल होता है। एयोटा 4 में हम इसको दो हिस्सों में स्प्लिट करते हैं जिससे हम एयोटा स्क्वायर और एयोटा स्क्वायर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। दोनों की वैल्यूज -1 होने की वजह से हमें आंसर 1 हासिल होता है। एयोटा 8 में हम एयोटा स्क्वायर की होल पावर 4 लिखते हैं। एयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होने से जब इसकी होल पावर 4 होती है तो हमें आंसर 1 हासिल होता है। एयोटा 10 में हम एयोटा स्क्वायर की होल पावर 5 लिखते हैं जिससे हमें -1 की होल पावर 5 हासिल होती है और जब इसको सिंप्लीफाई किया जाता है तो हमें आंसर -1 हासिल होता है। अब हम देखते हैं कि किस तरह कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट लिया जाता है। फर्ज कीजिए कि ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर हम एयोटा को माइनस एयोटा में चेंज कर दें तो हमें कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हासिल हो जाता है। कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को z बार के साथ डिनोट किया जाता है। जैसा कि ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर हम एयोटा के साइन को चेंज कर देंगे तो हमें कंजुगेट ऑफ z हासिल हो जाएगा। नोट, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के कंजुगेट का कंजुगेट उसी कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर होता है। जैसा कि अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो जो कि a के बराबर हो तो इसका इमेजिनरी पार्ट 0 एयोटा के बराबर होता है। अगर हम इसका कंजुगेट लेंगे तो हमें वही रियल नंबर दोबारा हासिल हो जाएगा, जिसकी वजह से किसी भी रियल नंबर का कंजुगेट वही सेम रियल नंबर होता है। अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, यानी z1 के ही बराबर होता है। दूसरी प्रॉपर्टी है सिमेट्रिक लॉ। अगर z1 कॉम्प्लेक्स नंबर z2 कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर है तो z2 कॉम्प्लेक्स नंबर भी z1 कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर ही होगा। इसके बाद आता है ट्रांजिटिव लॉ। ट्रांजिटिव लॉ के मुताबिक z1 कॉम्प्लेक्स नंबर अगर z2 कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर है और z2 कॉम्प्लेक्स नंबर z3 कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर है तो z1 और z3 कॉम्प्लेक्स नंबर भी आपस में बराबर होंगे। सो दिस इज द लेसन ऑफ दिस सेशन।
स्क्रीन पर कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सेट्स को एक डायग्राम की मदद से दिखाया गया है। अब इससे रिलेटेड कुछ सवाल हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इवेल्युएट पार्ट 2 आयोटा की पावर 50। जैसा कि आप जानते हैं कि आयोटा का स्क्वायर -1 के बराबर होता है, तो हम 50 को आयोटा के मल्टीपल्स में डिवाइड करेंगे, जैसे 2 × 25 = 50। तो आयोटा की पावर 2 × 25 आएगी। अब आयोटा स्क्वायर को ब्रैकेट में लिखेंगे जो कि -1 के बराबर होता है, और -1 की पावर 25 -1 ही होती है। याद रहे कि नेगेटिव नंबर की पावर अगर इवन नंबर हो तो आंसर पॉजिटिव आएगा, और अगर ऑड नंबर हो तो आंसर नेगेटिव ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि दिए गए नंबर्स के कॉन्जुगेट लिखें। पार्ट 1 में 2 + 3 आयोटा का कॉन्जुगेट लेंगे तो 3 आयोटा के साथ माइनस आएगा। कॉन्जुगेट सिर्फ इमेजिनरी नंबर्स के साइन को तब्दील करता है। पार्ट 3 का कॉन्जुगेट आयोटा आएगा। तो है ना ये बहुत आसान। अब अगला सवाल हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, दिए गए नंबर्स के रियल और इमेजिनरी पार्ट लिखें। पार्ट 1 में रियल पार्ट 1 है और आयोटा इमेजिनरी पार्ट है। पार्ट 2 में -1 रियल पार्ट है और 2 आयोटा इमेजिनरी पार्ट है। पार्ट 5 में कोई रियल नंबर नहीं है, सिर्फ इमेजिनरी नंबर है -3 आयोटा। और आखिरी पार्ट में 2 रियल पार्ट है और 0 इमेजिनरी पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 4, x और y की वैल्यूज़ फाइंड करें। 1 को राइट साइड पर ले जाएंगे और 4 - 1 3 आएगा। अब रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करेंगे, जिससे x = 3, y = -3 आंसर आ जाएगा। अब आप इन सवालों की प्रैक्टिस करें। हम मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। बेसिक ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। लेट कीजिए कि हमें z1 की वैल्यूज a + आयोटा b दी गई हैं, जबकि z2 की वैल्यू हमारे पास c + आयोटा d है, और हमें इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स की एडिशन को फाइंड करना है। इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करने के लिए हमें वैल्यूज को पुट करना होगा। वैल्यूज को पुट करने के बाद आयोटा के बगैर वाली वैल्यूज को अलहदा ब्रैकेट में ऐड किया जाएगा। दरमियान में प्लस का साइन आएगा। इसके बाद आयोटा वाली वैल्यूज को अलहदा ब्रैकेट में ऐड किया जाएगा और इसके साथ आयोटा का साइन लिखा जाएगा। इस फार्मूले के थ्रू हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स की एडिशन को फाइंड कर सकते हैं। तो आइए एक एग्जाम्पल की मदद से इस टॉपिक को समझते हैं। एग्जाम्पल में हमें z1 की वैल्यूज -2 + 3 आयोटा दी गई हैं, जबकि z2 की वैल्यूज 2 + आयोटा दी गई हैं। हमें इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स की एडिशन को फाइंड करना है। इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करने के लिए वैल्यूज को पुट किया जाएगा। वैल्यूज को पुट करने के बाद आयोटा के बगैर वाली वैल्यूज को अलहदा ब्रैकेट में ऐड किया जाएगा। दरमियान में प्लस का साइन आएगा। इसके बाद आयोटा वाली वैल्यूज को अलहदा ब्रैकेट में ऐड किया जाएगा। इसके साथ आयोटा का साइन भी लिखा जाएगा। जब हम इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें 0 हासिल होगा, और जब हम इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें इसकी वैल्यू 4 आयोटा हासिल होगी। इस स्टेप को मजीद सिंप्लीफाई करने से हमें दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स की एडिशन 4 आयोटा हासिल होगी। सो दिस इज द लेसन ऑफ दिस सेशन। मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। हम सपोज करते हैं कि z1 हमारे पास a + आयोटा b है, जबकि दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर z2 = c + आयोटा d है, और हमें इनकी मल्टीप्लिकेशन को फाइंड करना है। इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के लिए हमें इनको इस फॉर्म में लिखना होगा। सबसे पहले a को हम अलहदा लिखेंगे, जिसके साथ इस कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई किया जाएगा। दरमियान में प्लस का साइन आएगा। फिर आयोटा b को हम अलहदा लिखेंगे और इसके साथ सेम कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई किया जाएगा। इस स्टेप को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें ये स्टेप हासिल होगा। इस स्टेप से हम रियल नंबर्स को अलहदा एक ब्रैकेट में लिखेंगे, जबकि इमेजिनरी नंबर्स को अलहदा एक ब्रैकेट में लिखा जाएगा,
और इमेजिनरी नंबर्स के साथ एयोटा का साइन लिखा जाएगा। इस फॉर्मूले के थ्रू हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो दिस इज द लेसन ऑफ दिस सेशन। आज का हमारा टॉपिक है सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। लेट कीजिए कि हमें Z1 की वैल्यू a प्लस एयोटा b दी गई है, जबकि Z2 की वैल्यू c प्लस एयोटा d दी गई है। हमें दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स की सब्ट्रैक्शन को फाइंड करना है। दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करने के लिए वैल्यूज को पुट किया जाएगा। वैल्यूज को पुट करने के बाद एयोटा के बगैर वाली वैल्यूज को अलग ब्रैकेट में लिखकर सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। दरमियान में प्लस का साइन आएगा। इसके बाद एयोटा वाली वैल्यूज को अलग ब्रैकेट में लिखकर सब्ट्रैक्ट किया जाएगा और इसके साथ एयोटा का साइन लिखा जाएगा। इस फार्मूले के थ्रू हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो आइए एक एग्जाम्पल की मदद से इस टॉपिक को मजीद समझते हैं। एग्जाम्पल में हमें Z1 की वैल्यू -2 प्लस 3 एयोटा दी गई है, जबकि Z2 की वैल्यू 2 प्लस एयोटा दी गई है और हमें इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स की सब्ट्रैक्शन को फाइंड करना है। दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करने के लिए वैल्यूज को पुट किया जाएगा। वैल्यूज को पुट करने के बाद एयोटा के बगैर वाली वैल्यूज को अलग ब्रैकेट में लिखकर सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। दरमियान में प्लस का साइन आएगा। इसके बाद एयोटा वाली वैल्यूज को अलग ब्रैकेट में लिखकर सब्ट्रैक्ट किया जाएगा और इसके साथ एयोटा का साइन लिखा जाएगा। इस ब्रैकेट को जब सिंप्लीफाई किया जाएगा तो हमें -4 हासिल होगा और जब हम इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें 2 एयोटा हासिल होगा। इस स्टेप को मजीद सिंप्लीफाई करने से हमें दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स की सब्ट्रैक्शन -4 प्लस 2 एयोटा हासिल होगी। सो दिस इज द लेसन ऑफ दिस सेशन। आज का हमारा टॉपिक है डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। लेट कीजिए कि हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 इज इक्वल टू a प्लस एयोटा b है, जबकि दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 इज इक्वल टू c प्लस एयोटा d है और हमें फाइंड करना है कि हम किस तरह इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर की डिवीजन को फाइंड कर सकते हैं। इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिवाइड करने के लिए हमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स को इस फॉर्म में लिखना होगा। ओवर के नीचे मौजूद कॉम्प्लेक्स नंबर को एज ए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इन कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा। चूंकि ओवर के ऊपर मौजूद दोनों ब्रैकेट्स मुख्तलिफ हैं, इसलिए इनको ओवर के ऊपर इकट्ठा लिखा जाएगा, जबकि ओवर के नीचे मौजूद दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपस में सेम हैं, जिसकी वजह से इन पर फॉर्मूला ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर अप्लाई किया जाएगा, जिसके मुताबिक c का स्क्वायर लिया जाएगा। इसके बाद दरमियान में माइनस का साइन आएगा। फिर हम एयोटा d का स्क्वायर लेंगे, जैसा कि हम फॉर्मूला ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर में करते हैं। अब हम इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स में से a को अलहदा लिखेंगे, जबकि इस ब्रैकेट को a के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा। दरमियान में प्लस का साइन आएगा। इसके बाद एयोटा b को अलहदा लिखा जाएगा, जबकि सेम कॉम्प्लेक्स नंबर को एयोटा b के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा। ओवर के नीचे मौजूद सेम वैल्यूज को वैसे ही ओवर के नीचे लिख लिया जाएगा। जब हम a को इस कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये वैल्यूज हासिल होंगी और जब एयोटा b को इस कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा तो हमें ये वैल्यूज हासिल होंगी। ओवर के नीचे मौजूद वैल्यूज का स्क्वायर लेने से हमें ये वैल्यूज हासिल होंगी। c का स्क्वायर लेने से c स्क्वायर हासिल होगा। एयोटा d का स्क्वायर लेने से हमें d स्क्वायर हासिल होगा, चूंकि हम लोग जानते हैं कि एयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, जिसकी वजह से जब -1 माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमें प्लस d स्क्वायर ओवर के नीचे हासिल होगा। अब हम रियल पार्ट को एक अलग ब्रैकेट में लिखेंगे। दरमियान में प्लस का साइन आएगा, जबकि इमेजिनरी पार्ट को एक अलग ब्रैकेट में लिख लिया जाएगा। इसके साथ एयोटा का साइन लिखा जाएगा और ओवर के नीचे मौजूद वैल्यूज को एज इट इज ओवर के नीचे लिख लिया जाएगा, जिससे हमें ये एक फार्मूला हासिल होगा जिसके थ्रू हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की डिवीजन को फाइंड कर सकते हैं। सो दिस इज द लेसन ऑफ दिस सेशन। इससे रिलेटेड एक्सरसाइज के सवाल हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2,
हर कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें। पार्ट 2 में 2 और -3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आपस में ऐड करेंगे, जिससे ये आंसर हासिल होगा। क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई करें और आंसर को a + b आयोटा की फॉर्म में लिखें। पार्ट 1 में -7 दोनों नंबर से मल्टीप्लाई होगा, फिर 3 आयोटा मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई करने से ये फॉर्म बन जाएगी। आयोटा स्क्वायर को -1 में चेंज कर देंगे और रियल और इमेजिनरी नंबर्स को आपस में ऐड करेंगे, जिससे 15 - 23 आयोटा आंसर आ जाएगा। अब इसी तरह आप बाकी के सवाल हल करें। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।